अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। जिगर की सुनो के इस पॉडकास्ट सीरीज में हम एक दफ़ा फिर हाजिर हुए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर कन्वर्सेशन को लेकर। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम कुछ बात करेंगे बहुत ही क्रूशियल इश्यूज पर, जैसे कि ओबेसिटी और हमारी डेली की डाइट, और इन दोनों का क्या ताल्लुक है हमारी जिगर और जिगर की सेहत पर। पाकिस्तान में हमारी रोज़ाना की जो डाइट है उसमें बहुत सारी शुगर्स, बहुत सारी फ्राइड आइटम्स, जंक फूड शामिल है। इन सब का क्या असर हमारे जिगर और जिगर की सेहत पर होता है और किस तरह से एक ओवरवेट बंदा जिगर की बीमारियों के रिस्क पर होता है, उससे रिलेटेड आज हम ये सारी तमाम डिस्कशन करेंगे। और इस डिस्कशन में मेरे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही काबिल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर इब्तिसाम अमजद। सो डॉक्टर इब्तिसाम, बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों को बुलाने के लिए। और बिल्कुल आपने जिस तरह से कहा कि जिस टॉपिक पे हम आज बात करने जा रहे हैं ये निहायत ही ज़रूरी है, और इस पे हम सबको एज अ डॉक्टर, एज जनरल पब्लिक, हम सबको इस पे बात करनी चाहिए और इसकी अवेयरनेस यानी इसके बारे में इंफॉर्मेशन को बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। सो डॉक्टर इब्तिसाम, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि आजकल हम सोशल मीडिया पे एक टर्म सुन रहे हैं, ओबेसिटी। सो मैं ये चाहूँगी और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को इस टर्म को, ओबेसिटी को, मोटापे से रिलेटेड समझने में मदद दें। कुछ सिंपल अल्फाज में बताएं कि मोटापा एक्चुअली होता क्या है, और अगर एक पर्सन कुछ स्पेसिफिक वेट पुट ऑन कर ले तो उसको कितने वेट पर ये चीज़ समझनी चाहिए कि अब ये उसके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है, जिसके बाद उसको कुछ ना कुछ बीमारियां ज़रूर लग सकती हैं। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी सवाल। सबसे पहले आपने बात की ओबेसिटी यानी मोटापे की। पहले हम लोग बात किया करते थे कि ओबेसिटी सिर्फ मोटापा ही है, यानी कि पेट में चर्बी का आ जाना, पेट का बाहर आ जाना, आपका ऐसा लगना कि कपड़े सही फिट नहीं हो रहे। लेकिन अब जो हमारा कॉन्सेप्ट नया आ रहा है, हम लोग ओबेसिटी यानी मोटापे को बीमारियों की जड़ ही नहीं, एक बीमारी खुद कंसिडर करने लग गए हैं। जिसका मतलब है कि अब हम मोटापे को कम नहीं, मोटापे का इलाज करना शुरू हो गए। सो मोटापा क्या है? नंबर एक बात, हर जिस्म, हर बंदे का बॉडी स्ट्रक्चर यानी जिस्म एक जैसा नहीं है, और कितने वेट पे हमें अलार्म होना चाहिए ये भी कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। अब कॉन्सेप्ट ये आ रहा है कि आपकी बॉडी में, आपके जिस्म में मसल की परसेंटेज कितनी है, आपकी जिस्म में फैट की परसेंटेज कितनी है। फिर ये कॉन्सेप्ट आ रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बाहर से पतले लगते हैं तो आप वाकई ही पतले हैं। एक मेडिकल टर्म है टॉफी, TOFI, जिसको कहते हैं थिन आउटसाइड फैट इनसाइड, यानी बाहर से बंदा पतला लगता है लेकिन एक्चुअली अंदर से मोटा होता है। तो जो बीमारियां हम लोग देखते थे कि बहुत मोटे लोगों में या बहुत ओवरवेट लोगों में होती थी, अब वो हमें बज़ाहिरी पतले लोगों में भी नज़र आनी शुरू हो गई हैं। यानी कि अगर हम बात करें जिगर की, हार्ट की बीमारियों के बारे में, तो वो ये अब ज़रूरी नहीं रह गया कि बंदा 80 किलो या 90 किलो या 100 किलो है। हमें बहुत जिनके वेट कम है, 70 किलो, 60 किलो, उन पे भी ये बीमारियां नज़र आने लग गई हैं। तो स्केल से ज़्यादा जब अब अपने वेट की वेट देखते हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हमारे पास आ गई है कि हम देखें कि हमारी हमारी हेल्थ कैसी है, पूरी हेल्थ कैसी है, जिसमें हमारा चलने का अंदाज, हम चल कितना सकते हैं, हम भाग कितना सकते हैं, हमारी थकावट कितनी हो रही है, ये सारी चीज़ें। और दूसरी चीज़ जो सबसे ज़रूरी हो गया है कि आपका एक बॉडी की बेसलाइन होती है, यानी कि आपका एक वेट होता है जो आपने मेंटेन किया होता है अपने 20s 30s में। अब जैसे ही वो वेट की बेसलाइन अचानक उठनी शुरू हो जाती है, यानी कि 70 किलो से अचानक अब 80 किलो पे आ गए या 85 किलो पे आ गए, अब कह रहे हैं मैं इतना नहीं खा रहा लेकिन मेरा वजन बढ़ता जा रहा है, तो ये अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है। सो हर बंदे को अपने जिस्म के बेसलाइन वेट, यानी कि जिस वेट पे वो रहता है, उसका पता होना चाहिए। और अगर उसके अंदर चेंजेस आ रही हैं कि वो बहुत ज़्यादा ऊपर से आ रहा है बगैर वजह के, तब उनको पता होना चाहिए। और बीच में कभी-कभी ये भी होता है कि आपके वेट में चेंजेस नहीं आ रही होती, मतलब आपको अपनी
स्केल पे, यानी कि जब आप वज़न चेक कर रहे हो तो वो उतना ही आ रहा होता है। लेकिन आप कहते हैं कि जी मेरे कपड़े टाइट होने लग गए हैं, मेरी पैंटें तंग होने लग गई हैं, मेरी तस्वीरों पे मैं बेढंगा सा नज़र आने लग गया हूँ, लेकिन मेरा वज़न उतना ही है। ये सबसे अलार्मिंग सिचुएशन है। इसका मतलब है कि आपका जो मसल है वो कम होता जा रहा है और अंदर फैट स्टोरेज यानी कि चर्बी स्टोर होना वो ज़्यादा होता जा रहा है। सो कॉम्प्लिकेटेड सा जवाब है, लेकिन उसका अगर मैं एक लाइन में आंसर करूं वो ये है कि अगर आपको अपने जिस्म में कोई चेंजेस नज़र आ रही हैं तो आपने ज़रूर देखने की कोशिश करनी है या मेडिकल एडवाइस लेनी है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इब्तिसाम। इसी के साथ मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि हमने बात की ओबेसिटी की, तो ओबेसिटी का या मोटे होने का हमारे जिगर के साथ क्या ताल्लुक है, और इसके साथ साथ हम जिगर के साथ आंतों से रिलेटेड भी पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो हमारी आंतों का हमारे जिगर के साथ क्या ताल्लुक है, क्या कनेक्शन है, और किस तरह से ये जिगर की सेहत के लिए ज़रूरी है? बिल्कुल। अच्छा, हमारा जो जिस्म है इट इज़ इंटरकनेक्टेड। अब मोटापा, आंत, जिगर सब कुछ कनेक्टेड है। मोटापा आता है खाने से। खाना आप जब खाते हैं उसका पहला इंटरेक्शन आपकी आंत से है। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट चलता है गट हेल्थ का, यानी कि आंतों का सेहतमंद होना, ये बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। अब आंतें सेहतमंद कैसे होती हैं? जब आपका खाना साफ सुथरा होता है, उसके अंदर ऑयल की मिकदार कम होती है, उसमें टॉक्सिन्स जिसको हम कहते हैं हार्मफुल चीज़ें वो कम होती हैं, जिसमें जो शुगर है उसकी मिकदार जो है वो एक नॉर्मल मिकदार जितनी होती है, बहुत हाई शुगर नहीं होती। ये वो खाना है जो आंत को हेल्दी रखता है और आंत के लिए अच्छा होता है। फिर हम बात करते हैं कि अनहेल्दी आंत क्या होती है? अनहेल्दी आंत वो होती है जो कि इस ऐसे खाने की वजह से सूज जाती है, जिसमें कई लोग कहते हैं कि हमें पेट फूला-फूला सा महसूस होता है, हमें पेट में बगैर वजह के दर्द रहती है, हमारे पेट में हवा बहुत इकट्ठी हो गई है। सो ये एक अनहेल्दी आंत की निशानी है। आंत और जिगर आपस में कनेक्टेड कैसे हैं? अब आंत जो है वो खाने को एब्जॉर्ब करती है और उसके जो न्यूट्रिएंट फॉर्म है, यानी कि जो उसका बेसिक फॉर्म है, उसमें जिस्म में एब्जॉर्ब कर लेती है। अब जिगर जो है, जिगर एक जिस्म का ऐसा ऑर्गन है जो कि जिस्म की हिफाजत करता है। ये समझे कि ये हमारा सिक्योरिटी गार्ड है। ये खामोश रहता है, ये किसी को कुछ नहीं बताता, लेकिन जब वो खाना एब्जॉर्ब होता है, जिस्म में चला जाता है न्यूट्रिएंट फॉर्म में, बिल्कुल बेसिक फॉर्म में, उसमें जिगर इसको डिवाइड करता है कि क्या मेरे लिए चीज़ें अच्छी हैं और क्या चीज़ें मैंने क्लियर आउट करनी है। जो चीज़ उसको ऐसा लगता है कि उसने क्लियर आउट करनी है, वो उसको क्लियर आउट करता है और अच्छे न्यूट्रिएंट्स को वो जिस्म को देता है ताकि वो प्रोसेस करें और उसको इस्तेमाल करें। अब हम जितना जिगर के ऊपर ये बोझ डालेंगे कि वो बुरे को निकाले और अच्छे को करे, उसके ऊपर भी इसका इफेक्ट आता रहेगा। वो हमारा सिक्योरिटी गार्ड, चाहे बहुत ही साबिर किस्म का सिक्योरिटी गार्ड है, लेकिन उस पे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। जिगर को हम अगर बताएं तो जिगर जिस्म का ना साबिर बच्चा है। मतलब आपको जिगर पे मसाइल शुरू होने का बिल्कुल पता नहीं लगता। जिगर में चर्बी का आ जाना, जिगर में सख्ती का आ जाना, वो इस हद तक आ सकता है कि आपको बिल्कुल कोई सिम्टम नहीं देता या आपको कोई बैरूनी तौर पे पता नहीं लगता कि जिगर के साथ मसला चल रहा है, अनटिल एंड अनलेस आप खुद उसको चेक ना करें, रेगुलर चेकअप ना करें, जो सिंपल अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हो सकता है। ये जिगर अगेन हमें इसकी हिफाजत करना, ये जिस्म की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसने हमारी हिफाजत करनी है। अब हमारा सिक्योरिटी गार्ड ही बीमार हो जाएगा तो फिर हिफाजत कौन करेगा? बिल्कुल। इसी के साथ मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी से रिलेट करता है, क्योंकि अभी हमने
जिगर से रिलेटेड इतनी डिस्कशन की है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप बहुत ही सादा से अल्फाज में हमारी ऑडियंस को ये समझने में मदद करें कि जिगर हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले कर रहा है, ये क्यों इतना अहम है, और क्योंकि हम बहुत सारी अपनी जो डिस्कशन है वो जिगर पे और जिगर की सेहत से रिलेटेड कर रहे हैं, तो जिगर एक्चुअली में क्या है और हमारी बॉडी में इतना अहम क्यों है। तो डॉक्टर इब्तिसाम, आप थोड़ा सा इसके बारे में हमें बहुत से सादा अल्फाज में बता सकते हैं? बिल्कुल। जिगर हमारा सबसे बड़े ऑर्गन्स में से एक है। जिगर पसलियों के दाहिने हिस्से के पीछे पड़ा होता है। अब जिगर का काम क्या है? जिगर का काम जो भी जिस्म खाना एब्जॉर्ब करता है उसका न्यूट्रिएंट फॉर्म में उसकी हिफाजत करता है, उसमें से अच्छे और बुरे को डिवाइड करता है और उसके बाद वो जिस्म को अच्छी चीज़ें देता है और जो बुरी चीज़ें हैं उसको क्लियर आउट कर देता है। अब ये जिस्म की हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो पहला इंटरेक्शन है वो आंत के बाद जिगर के साथ होता है, जिसमें जिगर ने अच्छे अज़ा को जिस्म को देना है ताकि वो अपना मसल मेंटेन कर सके, वो अपनी शुगर मेंटेन कर सके, वो अपना कार्बोहाइड्रेट वगैरह सारा कुछ मेंटेन कर सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इब्तिसाम, आपने इतने आसान अल्फाज में हमारी ऑडियंस के लिए ये बताया कि जिगर हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले कर रहा है और वो क्यों इतना अहम है। इसी के साथ, क्योंकि हमने जिगर से रिलेटेड सारी डिस्कशन की, आजकल हम सोशल मीडिया पे एक बहुत कॉमन टर्म भी सुन रहे हैं जो बहुत अहम टर्म भी है। बहुत से पेशेंट्स भी हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि हमें फैटी लीवर का मसला है। सो मैं ये चाहूँगी और आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा ये बताएं कि एक्चुअली में फैटी लीवर क्या है और हमारी डेली की ऐसी कौन सी आदत हैं जो फैटी लीवर की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करती हैं। हमारी डेली की ऐसी कुछ आदत हो या हमारी कुछ खुराक ऐसी स्पेसिफिक है जिसकी वजह से हम रिस्क पे हों कि हमें फैटी लीवर का मसला इन फ्यूचर हो सकता है। तो डॉक्टर इब्तिसाम, आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ इस बारे में भी थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बता दें। बिल्कुल। अच्छा, ये एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, फैटी लिवर यानी कि जिगर पे चर्बी का आ जाना। अब अगर मैं बात करता हूँ कि फैटी लिवर का मरीज़ कितना है हमारे पास, तो मैं हमारी जो हम मरीज़ चेक करते हैं, हर तीसरे से चौथे मरीज़ में हमें फैटी लिवर मिल जाता है, चाहे वो कोई मसला कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो फैटी लिवर मौजूद होता है। सो ये इतना कॉमन है और हमारा मुल्क वो है जिसके अंदर स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स यानी कि बगैर वजह के लोगों को चेक करने का कॉन्सेप्ट नहीं है। सो हमारे पास वही मरीज़ आ रहे होते हैं जिनको कोई ना कोई मसाइल चल रहे होते हैं, और अगर मैं कह रहा हूँ कि हर तीसरे बंदे को फैटी लिवर निकल रहा है, चाहे वो किसी और वजह से भी क्यों नहीं आया हमारे पास, तो इस मर्ज का बर्डन बहुत ज़्यादा है। अब जिगर पे चर्बी का चढ़ जाना ऐसे लगता है कि ठीक है, चर्बी पेट पे भी तो है, जिगर पे भी है, इसमें कौन सा मसला हो गया। लेकिन मसाइल ये है कि जब जिगर पे चर्बी चढ़ जाती है, वो स्टेज पहली है, उसके बाद वो जिगर में सोजिश का पैदा करती है, फिर उसके बाद वो जिगर में सख्ती का पैदा करती है। अगर उसको फिर भी करेक्ट ना किया जाए या उसको ठीक ना किया जाए तो हमारे पास एक टर्म यूज होती है सिरोसिस, यानी जिगर का इतना सख्त हो जाना कि वो लकड़ी जैसा सख्त हो गया, वो पैदा हो जाता है। अब हमारे पास जो फैटी लिवर है, जिगर पे चर्बी है, जिगर पे सोजिश है, जिगर पे सख्ती का आ जाना, ये सारा कुछ रिवर्सिबल है। लेकिन जब एक दफ़ा सिरोसिस डेवलप हो जाता है यानी कि जिगर बिल्कुल लकड़ी जैसा हो जाता है, तो उसका रिवर्सिबल नहीं है, उसको रिवर्स नहीं कर सकते आप। जिगर एक बहुत तगड़ा सख्त ऑर्गन है जो कि वो हर चीज़ को रिवर्स कर लेता है, अपने आप को ठीक कर सकता है। लेकिन हमने जो चीज़ बचानी होती है वो है सिरोसिस, यानी जिगर का बिल्कुल लकड़ी जैसा हो जाना। अब इसकी हिफाजत के लिए हमें ये सारा कुछ करना पड़ता है। तो अगर हम लोगों ने जिगर को उस स्टेज से बचाना है जैसे कि
सिरोसिस की तरफ ना जाए, तो उससे पहले हम लोगों ने ये सारा कुछ हिफाजती चीज़ें करनी है कि हम फैटी लिवर को भी बचाएं, फैटी लिवर के बाद जिगर पे सोजिश को भी बचाएं, और उसके बाद अगर थोड़ी बहुत ही सख्ती आ गई उसको भी हम लोग रिवर्स कर लें। अच्छा, जिगर में हमारा जो सारा टारगेट होता है कि हम लोगों का, अगर हमारे पास मरीज़ आया है फैटी लिवर को लेके, तो हमारे पास टारगेट क्या है? हमारे पास टारगेट ये है कि हमने सिरोसिस यानी जिगर की सख्ती का ना आने देना, ये हमारा टारगेट होता है, क्योंकि एक दफ़ा जब सिरोसिस आ गया तो हम लोग जिगर को रिवर्स नहीं कर सकते। हम रिवर्स तब कर सकते हैं जब फैटी लिवर यानी जिगर पे चर्बी आ गई है, हम रिवर्स तब कर सकते हैं जब फैटी लिवर के बाद सोजिश आ गई है, हम तब रिवर्स कर सकते हैं जब थोड़ी बहुती कोई इनिशियल स्टेजेस पे सख्ती आ गई है। ये वो चीज़ें हैं जिनको वापस किया जा सकता है। अब मसला ये है कि सिरोसिस जब डेवलप हो जाता है, एक तो जिगर की सिरोसिस के अपने मसाइल हैं, जिसके अंदर यरकान का हो जाना, पेट में पानी का आ जाना, जिसमें खून की उल्टी का आ जाना, सब मौजूद हैं। लेकिन ये एक रिस्क फैक्टर जिगर के अंदर कैंसर के आ जाने का भी है। सो हम लोग जब ये बात करते हैं कि हम सिरोसिस तक नहीं आने देना चाहते, उसमें हम लोग ये सारी चीज़ें अवॉइड कर रहे हैं, जैसे कि जिगर में पानी का जैसे पेट में पानी का आ जाना, जैसे कि यरकान हो जाना, जैसे कि खून की उल्टी का आना, इसको हमने सब कुछ अवॉइड करना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हमारे पास है कि हमने जिगर के कैंसर को भी अवॉइड करना है, जिसका पाकिस्तान में बर्डन दुनिया में काफ़ी ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इब्तिसाम। इस कॉन्वर्जेशन के एंड पे मैं डॉक्टर इब्तिसाम से रिक्वेस्ट करूंगी कि डॉक्टर इब्तिसाम ऐसी एक क्या एडवाइस है जो आप चाहेंगे कि आप हमारी ऑडियंस को दें और आप चाहेंगे कि हमारी ऑडियंस उस पर लाजमी अमल करें। तो डॉक्टर इब्तिसाम, कोई ऐसी बात, कोई एक ऐसी इंपॉर्टेंट एडवाइस जो इस सारी डिस्कशन के एंड पे आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हैं? बिल्कुल जी। बेसिकली एडवाइस बहुत ज़्यादा है, उसको मैं आखिर में बिल्कुल एक लाइन कहूँगा, लेकिन एडवाइस ये है कि आपको अपनी ज़िंदगी को सीधा करना है। ये एक दिन की जंग नहीं है, ये कोई T20 मैच नहीं, ये टेस्ट मैच है जो हम लोग खेल रहे हैं, और हम लोगों ने हर दिन कोशिश करनी है कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें। अब अगर मैं एक एडवाइस दुनिया को देना चाहूँगा, वो ये होगा, या तो आप अपनी ज़िंदगी जिम में या खेलते हुए गुजार सकते हैं, जिसमें आप सेहतमंद रहेंगे, या फिर आप दवाइयों के साथ गुजार सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना चाहते हैं। हम अपनी सारी कन्वर्जेशन को रैप अप करते हैं कि हमने इस आज के एपिसोड में क्या क्या बात की। हमने बहुत से क्रूशियल एस्पेक्ट्स जैसे कि ओबेसिटी, जैसे कि हमारी रोज़मर्रा की डाइट, और सबसे इम्पॉर्टेंटली हमारा जिगर और जिगर की सेहत पर बात की। डॉक्टर इब्तिसाम ने बहुत से यूज़फुल इंसाइट्स शेयर किए, जिसमें हमें पता चला कि किस तरह से हम ओबेसिटी को पहचान सकते हैं कि अब हम ओवरवेट हो रहे हैं, किस तरह से हम अपनी उन आदत को पहचान सकते हैं जो आगे जाके हमारी जिगर को और जिगर की सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। तो इसके बिल्कुल इख्तिताम पर मैं यही कहूँगी कि आप लोग अपनी आदत को पहचानिए और अपने जिगर और जिगर की सेहत को बेहतर बनाएं।